नॉलेज बढ़ानी होती है, नॉलेज बढ़ानी होती है, तो कभी भी लंबा चौड़ा नहीं सोचा करते। मैं नॉलेज बढ़ाऊंगा, उसके बाद मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरिट आएगी, इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचते। ये रॉन्ग है। नॉलेज को नॉलेज के बढ़ाने के मकसद से ही सीखा करते। लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स ओनली फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग नॉलेज। प्रोसेस, हमने प्रोसेस पे ध्यान देना है। रिजल्ट क्या मिलेंगे वो परमात्मा का काम है, उनको छोड़ दो। MS धोनी कभी भी मैच नहीं हारते थे, कभी रेयर ही हारते थे। जब कैप्टन थे क्या कहते थे? कहते हैं मैं हमेशा प्रोसेस पे ख्याल रखता हूँ, मेरे को लेना देना ही नहीं रिजल्ट क्या है। और भाई साहब अभी तक के बेस्ट कैप्टन हुए हैं वो, वर्ल्ड वाइड, नॉट इंडिया में, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड निकाल के देख लेना। तो इस तरह से आज हम नया टॉपिक सीखने लगे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले कोई बच्चा नॉन मेडिकल का माइक पर आकर मेरे को बताए कि इस टॉपिक का आपको बेसिक करवा दिया है या नहीं। प्लीज कम समबॉडी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एनीबॉडी प्लीज कम ऑन द बेसिक, कम ऑन द माइक, मेडिकल में भी, नॉन मेडिकल में भी। क्या आपको इसका बेसिक करवाया है या नहीं सर ने क्लास में? बोलो बेटे, मेरे को एक ही बात बार बार, एक ही बात बार। कोई बच्चा आ ही नहीं रहा माइक पे, बताओ। नो टाइम वेस्ट। फिर से तीसरी बार मैं फिर यही पूछना, नॉन मेडिकल में कोई एक बच्चा माइक पर आकर बताए इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का बेसिक करा दिया सर ने कि नहीं? हाँ जी, करा दिया या नहीं? यस या नो बोलो, माइक पे बोलो ना बेटे, कुछ सुना ही। यस सर। ओके, तो नॉन मेडिकल का इंफॉर्मेशन आ गया। अब ट्यूलिप से दरखास्त करता हूँ अलग से हाथ जोड़ के, एक बच्चा माइक पर आए और मेरे को बताए कि सर ने इसके बेसिक करा दिए कि नहीं। यस सर। ओके, रोज सेक्शन आपके सेक्शन में हो गया बेटे? ओके बस। तो बात ऐसी है कि अगर बेसिक्स हुए होते हैं तो हमने कुछ और तरह से पढ़ाना होता है, बेसिक नहीं हुए होते तो कुछ और तरह से। शाबाश। सबसे पहले देखो, वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक और वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दोनों में फर्क समझाता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूं, मेरी आवाज उस कमरे के कॉर्नर तक जाती है, उस कॉर्नर तक, उस कॉर्नर तक जा रही है, थोड़ी बहुत स्टूडियो से बाहर जा रही है, तो वो मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जो जो भी श्रोता उस दायरे में बैठेंगे जहां तक मेरी ज्ञान रूपी आवाज पहुंच रही है, वो मेरे फील्ड के अंदर है। लेकिन जो बच्चा मेरे पास बिल्कुल फर्स्ट बेंच पे बैठा है, वो मेरी ईच एंड एवरी वर्ड को ध्यान से सुन पा रहा है, तो वहां पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत सबसे ज्यादा है। तो जब ताकत का वर्ड आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वर्ड आ जाए, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसके लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक प्रभाव क्षेत्र है लंबा चौड़ा, उसके अंदर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? वो तो एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। क्योंकि हम, ध्यान से सुनो, क्योंकि हम फील्ड की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहे हैं, इसलिए ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस किसका है? ऑफ ए चार्ज।
अब दूसरा वर्ड टीचर ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको कैपिटल ई के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, इसका मीनिंग है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन दी इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरा घर अमृतसर में हरिमंदर साहब के बिल्कुल नेक्स्ट गली में है, और जो भी वहां पर सुबह सुबह पाठी पाठ करते हैं उसका एक एक शब्द मेरे कानों में पड़ता है, चाहे मैं नहा रहा हूं, चाहे काम कर रहा हूं, चाहे कुछ। तो इसका मतलब है हरिमंदर साहब के पाठ का जो प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र के अंदर मैं ऐसे पॉइंट पर बैठा हूं जहां पर प्रभाव क्षेत्र की ताकत बहुत ज्यादा है, बिकॉज आई एम वेरी मच क्लोजर टू द स्रोत, क्लोजर टू द सोर्स, राइट। अब मैं जैसे जैसे हरिमंदर साहब से दूर हटता जाता हूं, कोई शब्द कान में पड़ता है, कोई नहीं पड़ता, तो वहां पर हम कहेंगे इंटेंसिटी कम हो रही है। थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, राइट। उम्मीद करता हूं आपको ये पता लग गया। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, कौन बच्चा मेरे को कौन सा बच्चा मेरे को कैपिटल ई की दोनों एसआई यूनिट बता पाएगा। एसआई यूनिट, वहां से मेरे को पता लगेगा कि आपने बेसिक कितना तैयार करा है। एनीबॉडी इन द मेडिकल, किस टर्म की दो एसआई यूनिट्स होती हैं, कौन बताएगा। तो नो वन इन द रोज, नो वन इन द ट्यूलिप। ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती कि किसी को ना बताओ। बस आप में ना हौसला नहीं होता बेटे, पता नहीं क्यों। माइक पर आके या तो आपको जरूरत से ज्यादा बड़े समझने लग जाते हो, या कॉन्फिडेंस कम होता है। सुनो, कोई बात नहीं। अब याद रखना बेटे, इसका एक यूनिट होता है, योर अटेंशन, इसका एक यूनिट होता है न्यूटन पर क्यूलम, न्यूटन पर क्यूलम। दूसरा इसका यूनिट होता है, वो भी ऐसे ही यूनिट है, वोल्ट पर मीटर। नोट करते रहो जो जो चीजें नहीं है बेटे। एक बच्चा अभी तक ऐसे ही बैठा जब से लेक्चर शुरू हुआ। वोल्ट पर मीटर, ये दोनों इसके यूनिट है। अब मैं जरा एक चीज और समझा दूं। मान लीजिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट फार्मूले की मदद से समझाना है, तो कैसे समझाऊंगा, लिसन। सबसे पहले मैं बच्चे को बोलूंगा बेटे कि मान लीजिए ये कैपिटल क्यू है जो अपना प्रभाव बना रहा है। बच्चा कहेगा सर जैसे आपने हरमंदर साहब की एग्जांपल ली थी। यस, आप मान लो ये मेन चार्ज है, और ये वो चार्ज है जो टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मेन चार्ज से काफी छोटा होता है। सर आपका मतलब वो जो हरिमंदर साहब से सर्टन दूरी पर प्रवचन सुन रहा है, पाठी के शब्द सुन रहा है, मैं कहूंगा यस। तो इन दोनों की दूरी है आर, किसकी, मेन चार्ज की और टेस्ट चार्ज की। अब अगर मैं इन दोनों में फोर्स पूछूं आपसे, तो आप क्या बोलोगे, सर ये फोर्स होएगा इतना, क्यूलम्स लॉ के मुताबिक। ये क्या है, क्यूलम्स कांस्टेंट। और मैं आपसे पूछूं बेटे ये फोर्स किसने किस पे लगाया, कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू के ऊपर, या स्मॉल क्यू ने कैपिटल क्यू के ऊपर। आप कहोगे सर ये दोनों बातें आपकी सही हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। देखो जब आप कहोगे स्मॉल क्यू के ऊपर, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को सेम पोलैरिटी की वजह से इधर को धक्का मारे। अगर मैं कहूंगा कैपिटल क्यू के ऊपर,
तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू प्रेजेंट केस में दोनों पॉजिटिव दिखाए हैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को पुश करेगा तो वो फोर्स इधर को होएगा, यानी सिर्फ डायरेक्शन में फर्क होएगा, अपोजिट होएंगी, अदरवाइज फोर्स सेम होएगा। तो यानी मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे बोल दूं, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय मेन चार्ज, तो आपको सही मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें डायरेक्शन लिखी नहीं, मैं तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। एक बच्चा कहता है सर अपोजिट भी तो सही मानोगे, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, हाँ वो भी सही मानूंगा क्योंकि मैंने डायरेक्शन तो लिखी नहीं। लेकिन मैंने यही वाला क्यों लिखा, ऑन स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, क्योंकि मैं अगला पॉइंट समझाना है आपको इसकी मदद से। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहता है, ध्यान से सुना, जो इस टेस्ट चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस करा, टेस्ट चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस करा, उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से ही डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। कौन सा टेस्ट चार्ज, जो आर दूरी पर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, जहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट पर इस बड़े मेन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी ताकत है, कहां पर, जहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। हरिमंदर साहब के प्रवचनों का, पाठी के शब्दों का आर दूरी पर बैठे हुए बंदे पे कितना अच्छा असर आ रहा है, वो चीज कैपिटल क्यू के प्रभाव क्षेत्र में एक सर्टन पॉइंट जहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वहां पर इस मेन चार्ज के प्रभाव क्षेत्र की कितनी ताकत है आर दूरी पर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चा कहेगा सर कहां पर, तो मैं सिंपलिसिटी के लिए जहां पर स्मॉल पॉइंट लिखा है वहां मैं पी लिख देता हूँ स्मॉल चार्ज की, तो मैं लिख देता हूँ एट पॉइंट पी, बस, यानी पे जहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने डेफिनेशन बोली इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए, ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका भी तो प्रभाव क्षेत्र होएगा ही। हमने कहा होएगा, छोटा होएगा, होएगा जरूर होएगा। कहता इसका प्रभाव क्षेत्र इतना कम होना चाहिए कि उसका बिल्कुल ही असर ना हो, वो तो हो ऐसे ही होना चाहिए। भाई हरिमंदर साहब की प्रवचनों की शिक्षा के सामने एक आम आदमी की शिक्षा का क्या मतलब, माड़ी मोटी होएगी, है ना, उसको एक आधी अच्छी बात पता होएगी बस। तो इसका मतलब है टेस्ट चार्ज के ऊपर लिमिट लगाते हैं, लिमिट सच दैट टेस्ट चार्ज अप्रोचेस टू जीरो, बहुत कम हो। इस येलो एरो को जीरो के नजदीक रखना है लेकिन टच नहीं करना। तो ये बनती है डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज सच दैट टेस्ट चार्ज वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो कूलम, इतनी कम हो, इतनी कम हो कि टेस्ट चार्ज की अपनी वैल्यू बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो मेन चार्ज के सामने। इसीलिए टीचर ने ये लिखा था, मेन चार्ज इज वेरी वेरी लार्जर देन। क्लियर है। और एक बात, और एक बात, गौर से देखो, इस फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, टेस्ट चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टीचर ने क्या लिखी यूनिट देखो, न्यूटन पर कूलम। तो एक यूनिट की सेटिस्फेक्शन हो चुकी है आपको। अब एक बात और, अगर इसी फार्मूले को मैं मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कस करूं तो आप कहोगे सर आप ऐसे लिखो और इस क्यू एफ की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट करो। जैसे ही मैंने इसको पुट करा, आप सभी एग्री करोगे कि स्मॉल क्यू यानी कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू कट जाएगी, कट, तो क्या बना, तो क्या बन गया, के मेन चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। तो सभी बच्चों ने याद करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के दो स्टैंडर्ड रिजल्ट
जो बार बार काम आएंगे आने वाले आर्टिकलों में। कौन से? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू के क्यूलम्स कांस्टेंट मेन चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कहां पर? एट पॉइंट पी। और पॉइंट पी कौन सा है? जो मेन चार्ज से आर दूरी पर है। एट पॉइंट पी कोमा आर डिस्टेंट अवे, आर डिस्टेंट अवे फ्रॉम मेन चार्ज कैपिटल क्यू। ये जो मैंने येलो बॉक्स बनाया है ना बेटे, इसको अभी इसी वक्त रट्टा मार लो, बहुत जगह काम आएगा। और समझदार बच्चे ने लिख भी लिया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फार्मूले दोनों बार बार काम आते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, जब फोर्स को डिवाइड करना है तो छोटे चार्ज से डिवाइड करना है, और जब क्यूलम्स कांस्टेंट वाला फार्मूला लगाना है तो न्यूमरेटर में बड़ा चार्ज लिखना है। ये गलती ना हो जाए। जितने बच्चों को अभी तक समझ आ गया वो टीचर को रेस्पॉन्ड करेंगे बेटे। हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक? यस और नो? बेटे नॉन मेडिकल में बोला ही नहीं, ये मार्कर पर है जब तक जवाब नहीं देते। हैव यू अंडरस्टूड? नॉन मेडिकल रेज योर हैंड। ओके। तो दोनों बच्चों को बेसिक समझ आया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मेरे को इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिस्कस करनी होगी। डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड डिस्कस कर लिया हमने, डायरेक्शन। अब सुनो डायरेक्शन कैसे निकालनी। योर अटेंशन, मैं डायरेक्शन बताने के लिए इधर स्पेस बना रहा हूं। ओके, सभी बच्चे देखें, टीचर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताने के लिए स्पेस बना रहे हैं इधर। योर अटेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल ई डायरेक्शन नाउ। देखो, ये तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर है, पर पी पॉइंट पर किधर को? पी पॉइंट पर क्या इधर को कि इधर को कि इधर को कि इधर को कि इधर को? वेयर? देख बताता हूं तरीका, सुनो। आपने मन में क्या करना है, मन में ये सोचना है जिस जगह पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं उस जगह पर मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। फिर सोचना है कि वो 1 कूलम चार्ज मेन चार्ज के प्रभाव में किधर को मूव करेगा। अब सभी बच्चे कहते हैं सर मेन चार्ज पॉजिटिव है और ये यूनिट चार्ज आप वो भी 1 कूलम कह रहे हो पॉजिटिव है, वो तो पॉजिटिव ही रखना है इसको हमेशा। तो दोनों में रिपल्शन होगी। तो बच्चा कहेगा सर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को उधर को धक्का मारेगा। तो इस डायरेक्शन में ये मेन चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया और यूनिट चार्ज को आर दूरी पर पॉजिटिव ही अज्यूम करना है यूनिट चार्ज, और यूनिट चार्ज मेन चार्ज की वजह से इधर को जाएगा और यही कैपिटल ई की डायरेक्शन होगा। अब एक बात और सुनो, एक बच्चा कहता है सर वेट वेट वेट, आई वॉन्ट टू मेक इट बेटर क्लियर। मैंने कहा पूछो बेटे। सर अगर आपका मेन चार्ज नेगेटिव होता तो मैंने आर दूरी पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी होती, तो क्या तब भी मेरे को यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है? यस, तब भी आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रखना है। और सर फिर तो पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा। यस, खींचने दो। तो सर क्या ये जो आपने ग्रीन कलर से ई डैश लिखा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इधर को आएगी जिधर को ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करने की कोशिश करेगा। तो क्या इसकी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होगी? व्हाइट वाले केस से ग्रीन वाला केस अपोजिट होगा? आंसर इज यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखने के लिए आपने कंसर्न्ड पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ एज्यूम करना है
और आपका ब्रेन रिपल्शन या अट्रैक्शन फार्मूले की मदद से ये जान सके कि वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर को मूव करेगा, जिधर को भी मूव करेगा वही कैपिटल ई की डायरेक्शन होगी। अब मेरे को बता दो बच्चों, कितने बच्चों को कैपिटल ई की डायरेक्शन क्लियर हो गई है? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। बहुत अच्छे। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। मैंने अपने बच्चे को कैपिटल ई समझाया क्या होता है, व्हाट। मैंने कैपिटल ई की दोनों एसआई यूनिट्स बताई। मैंने कैपिटल ई का मैग्नीट्यूड सिखाया आपको। मैंने परमात्मा की कृपा से आपको इसकी डायरेक्शन समझाने भी समझा सका। ये मैं अपने बच्चों को सक्सेसफुली ट्रांसफर कर सका। अब इसके ऊपर हम छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन करते हैं। असाइनमेंट में आ जाओ, असाइनमेंट में। शाबाश। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या ऑप्शन बताते हो आप? रीड योरसेल्फ। और जो भी फर्स्ट क्वेश्चन की आपकी फिंगर्स होंगी ना, मान लो आपका ऑप्शन है सी, तो 3 फिंगर्स खड़ी कर दो। प्लीज रेज योर फिंगर्स। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन एट करेक्ट ऑप्शन? बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे कह रहे हैं मेडिकल वाले 2 फिंगर कह रहे हैं, रोज वाले। ट्यूलिप वाले क्या कह रहे हैं? ट्यूलिप वाले क्या कह रहे हैं? ट्यूलिप वाले 1 कह रहे हैं। ओके, नॉन मेडिकल 1 कह रहा है सर। ट्यूलिप कुछ कह ही नहीं रहा। ट्यूलिप, अब सुन लो इसका आंसर। मैंने ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज मतलब मेन चार्ज, टेस्ट चार्ज नहीं बोला मैंने। देखो ये पॉइंट पे रखा हुआ मेन चार्ज पॉइंट चार्ज हो गया। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा? एट ए पॉइंट, ये पॉइंट पर। बेटे देखो, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि ये जो पॉइंट चार्ज है प्लस का है या माइनस का है। बोला कुछ? आपने खुद ही प्लस का लगा लिया। देखो क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टेड। अब ध्यान से सुनो, अगर ये पॉजिटिव होता तो इस जगह पर रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिपेल होता। अगर ये पॉइंट चार्ज मैंने नेगेटिव रखा होता, नेगेटिव, तो यहां पर रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट अट्रैक्ट होता। तो ये तो पॉइंट चार्ज के ऊपर डिपेंड हो गया, मेन चार्ज पॉइंट चार्ज। और देखो पहले ऑप्शन में कह रहा है अवे फ्रॉम चार्ज, गलत। क्योंकि अवे फ्रॉम चार्ज तो तब होता अगर मैं इसको पॉजिटिव बोला होता। दूसरी बात में बोलता है टुवर्ड्स चार्ज, टुवर्ड्स मेन चार्ज तब होता अगर मैंने इसको नेगेटिव बोला होता। तीसरी बात कहता है मीडियम पे डिपेंड करता है। भाई मीडियम का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। मैंने एक भी शब्द बताया आपको मीडियम का डायरेक्शन के ऊपर कोई असर है? तो आपको क्या आंसर देना था इसका? आपको देना था ये आंसर देना था। ठीक है, शाबाश। चलो अगली बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, इसका ऑप्शन बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, क्या ऑप्शन है? रेज योर फिंगर्स। रोज का पता लग गया मेरे को, रोज वाले क्या कह रहे हैं। भाई नॉन मेडिकल क्या कह रहा है? रोज और नॉन मेडिकल का मैच कर गया। और ट्यूलिप में 2 बच्चों के हाथ खड़े, 3, उनका भी मैच कर गया 2-3 का। पर ट्यूलिप में सिर्फ 3-5 बच्चों ने हाथ खड़ा करा। मैक्सिमम बच्चे सेकंड ऑप्शन कहते हैं।
सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज field is a scalar quantity, field has unique direction at a point, field charges repel none. इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बेटे, ध्यान से सुनो, एक बार सुनना जरा ध्यान से, मैं इसका लॉजिकल रीजन देता हूं आपको। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये वाली है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसको आप फील्ड लाइन भी बोल सकते हो, फील्ड लाइन। किसी फील्ड लाइन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी खास पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा पता करनी हो, तो मेरे को उसके ऊपर उधर को टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है। ये व्हाइट लाइन हमें डायरेक्शन देगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ओके, ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को एक दूसरी लाइन कट कर देती है। ये लो पी पॉइंट पे मान लीजिए ऐसे कट कर दिया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर ये कट करती है तो इसी पी पॉइंट के ऊपर ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन लगाई, ये भी तो टेंजेंट है। ओहो, ग्रीन कलर लगाना था। ये जो मैं ग्रीन कलर की लाइन लगा रहा हूं, ये भी तो पी पॉइंट पर टेंजेंट है। और टेंजेंट जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शनें होगी। पर प्लस वन की नॉलेज क्या कहती है, वेक्टर क्वांटिटी वही होती है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है एक पॉइंट पर। क्यों? वेक्टर हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक पॉइंट पर स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो एक पॉइंट पर व्हाइट और ग्रीन कलर की दो दो टेंजेंट्स दो दो डायरेक्शन देती हैं। तो ये तो बेसिक वेक्टर की बेसिक परिभाषा के विपरीत है, अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर कट ईच अदर। ये इसका लॉजिकल रीजन है। हालांकि आप लोगों ने इसका आंसर दिया, तो मैंने लंबा चौड़ा लॉजिकल आंसर क्यों दिया। कभी कभी पेपर में पूछता है 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाई कांट टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैं इसको एक बार इंग्लिश में बोल के दिखाता हूं बेटे। Two field lines can never intersect each other because at the point of intersection there will be two possible directions of the tangents, and tangent give the direction of electric field. It should be noted that electric field is a vector quantity. It can have only one specific direction at a single point. Otherwise, vector's definition will be violated. Hence, two field lines will never intersect. जिन बच्चों को लॉजिक समझ आ गया, रेज योर हैंड। लॉजिक समझ आ गया बच्चे? हाँ, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स मेरे को, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। इसका यूनिट बताओ। वेरी गुड। तो ये तो हमने क्लास में ही कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन 3 का सी ऑप्शन है मेरा ख्याल। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 पे ऑप्शन, फिंगर बताओ, फिंगर रेज करो जो भी आपका आंसर है। कोई कह रहा है हाफ, कोई कह रहा है नॉन मेडिकल में, नॉन मेडिकल वाले कह रहे हैं डबल। ट्यूलिप कुछ आंसर ही नहीं दे रहा यार। ट्यूलिप वाले आंसर क्यों नहीं दिया करते भाई। ट्यूलिप वाले कह रहे हैं डबल, एक दो बच्चे कह रहे हैं डबल। ट्यूलिप के आगे वाले 8 स्टूडेंट तो कभी जवाब ही नहीं देते। ट्यूलिप के तीनों लाइनों में 4 4 4 बच्चे, 12 बच्चे जवाब ही नहीं देते कभी। ओके, अब
टीचर आपको समझाता है, देखो उसने बोला इफ चार्ज इज डबल्ड। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, सर कौन सा चार्ज डबल्ड, मेन चार्ज या टेस्ट चार्ज? तो जब चार्ज का नाम ना दिया हो तो उसी चार्ज को लिया करते हैं जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा। क्रिएट किसने करा? मेन चार्ज ने। हरमंदिर साहब ने प्रवचन छोड़े थे और जो लड़का दूर सुन रहा था उसको, वो तो श्रोता था। हमने वक्ता को लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसने क्रिएट करा मेन चार्ज ने, इसने तो एक्सपीरियंस करा था टेस्ट चार्ज ने। सो इसका साथ क्या फार्मूला है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेन चार्ज इज इक्वल टू के मेन चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। सिखाया कि नहीं? अब अगर मैं मेन चार्ज को डबल कर दूंगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डबल हो जाएगा। मेन चार्ज को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, दोनों न्यूमरेटर में। सो आपको इसका आंसर आना चाहिए था फोर्थ क्वेश्चन में बी। कितने बच्चों को सही है? रेज योर हैंड। नॉन मेडिकल का सारा सही है, और रोज का भी ठीक है, कुछ कुछ। ट्यूलिप का भी ठीक है बेटा, शाबाश। ट्यूलिप देखो, ट्यूलिप में कितने बच्चों के हाथ खड़े हैं अब। भाई आपका इसका मतलब है कि आपको आता है, लेकिन आप डरते हो, पता नहीं क्यों डरते। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, नहीं 5 पे, 5 पे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट 1 2 3, रेज योर फिंगर्स। नॉन मेडिकल का पता लग गया, रोज का पता लग गया, ट्यूलिप फेवरेट से डिम है। पहले वाले 12 बच्चे तो पता नहीं क्या हुआ था। आगे आ गया, इस बार दे रहे हैं भाई। तो मैं खुशी से बताना चाहूंगा तीनों सेक्शनों का बिल्कुल सही है। जब भी आपने सुपर पोजिशन लगाना प्रिंसिपल, बेटे ध्यान ध्यान से सुनना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो लगता है वो लगता कहां पर है? एडिशन पे। एडिशन पे लगता है, लेकिन एडिशन कौन सी? सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, एडिशन या वेक्टर रूल्स के द्वारा एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर्स भी कौन से होने चाहिए? ऑफ सेम यूनिट। सेम यूनिट। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी ऐड कर दी, वेलोसिटी में फोर्स ऐड कर दिया, तो ये वेक्टर्स तो है लेकिन इनकी यूनिट गलत, अलग अलग है। तो ये जब यूनिट अलग अलग है तो ये आप नहीं ऐड कर सकते। ओके, तो आपको करना क्या, ध्यान से सुनो। अगर आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर लगाना है तो आपको लिखना पड़ेगा ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ऐसे करते करते जितने भी चार्जेस हैं लिख, मेन जितने भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। कोई बच्चा बता सकता है मैंने इसमें जानबूझकर एक गलती करी है? व्हाट इज द मिस्टेक? व्हाट इज द मिस्टेक? इस एक्सप्रेशन में एक मिस्टेक है। हाँ जी, ट्यूलिप सेक्शन सही बता रहा है कि इसमें सर वेक्टर एडिशन में वेक्टर तो लगाओ। ये क्या बात बनी, आप वेक्टर ही नहीं लगा रहे। ओके, अगर वेक्टर नहीं लगाओगे तो ये गलत एक्सप्रेशन। अब इसका मीनिंग भी समझा दूं बेटे थोड़ा सा। मान लीजिए मेरे पास एक मेन चार्ज ये है, एक मेन चार्ज ये है, ध्यान से सुनना। एक मेन चार्ज ये है, और ये तीनों मेन चार्ज बड़े बड़े चार्ज, जैसे आप लगा लो माइंड में 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, ये तीनों चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करेंगे इस पॉइंट पे, पी पे। तो ध्यान से सुनना, ये मेन चार्ज, इसके टेस्ट, यहां टेस्ट चार्ज अज्यूम करो। ये मेन चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव है, ये उसको रिपेल करेगा ऐसे, ये E1 आ गया। ये मेन चार्ज मान लीजिए नेगेटिव है, उस टेस्ट चार्ज को +1 कूलम चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, मान लीजिए E2 है। और ये Q3 मान लो पॉजिटिव है, ये P पॉइंट को ऐसे रिपेल करेगा, ये E3 हो गया बेटे।
तो अगर मेरे को ई नेट लेना है तो इन तीनों वेक्टरों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो ई नेट एट पी इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ये इसका इलुस्ट्रेशन है। और एक बात इंपॉर्टेंट नोट कर लो सारे बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बात ये वाली। अगर आपको दो वेक्टर ऐड करने हो तो सबसे बढ़िया तरीका होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, उसके फार्मूले वगैरह। अगर दो से ज्यादा करने हो तो कंपोनेंट मेथड लगाते हैं, और कंपोनेंट में उस उस वेक्टर को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में ब्रेकअप करते हैं जो नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल हो, नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल। ये चीज हम क्वेश्चनों में क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 का ऑप्शन बताओ। व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ 6? रेज योर फिंगर्स अकॉर्डिंगली। If the electric field at a point is zero, it necessarily implies no charge exists anywhere. The net force on the test charge at that point is zero. Electric field potential is also zero. Electric flux through any closed surface is zero. क्या इसका आंसर है? नॉन मेडिकल का पता लग गया। रोज का भी ठीक है, नॉन मेडिकल का भी ठीक है। ट्यूलिप, ट्यूलिप के बच्चे, क्या बात है यार, ट्यूलिप के बच्चे आ गए आप। ठीक है बेटे, आपका भी ठीक है। तो आपने हमेशा यही बोलना है बस कि नेट उसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं, वो खड़ा ही रहेगा वहां पर। ओके, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। कोई बच्चा कहता है सर कैसे, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या कराया था? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको इधर ले जाओ तो फोर्स कितना हो गया? कितना हो गया? गौर से सुनो। अब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फोर्स कितना होएगा वहां पर? Q इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा ही नहीं भाई साहब, वहां फोर्स ही नहीं होगा। वही वो कह रहा है, नेट फोर्स टेस्ट चार्ज पे जीरो हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। 7 क्वेश्चन नंबर। 7th क्वेश्चन नंबर। ओ, नॉन मेडिकल का पता लग गया। नॉन मेडिकल के गर्ल्स ने बताया बस, इस बार बॉयज ने नहीं बताया भाई। ओके, बॉयज का भी सेम है। शाबाश। ट्यूलिप, ट्यूलिप बोल ही नहीं रहा। रोज का आंसर इस बार नॉन मेडिकल से अलग है बिल्कुल। ओके, ट्यूलिप का आंसर है कोई? ओके, अब मैं बता दूं, ट्यूलिप और नॉन मेडिकल ने इसका आंसर दिया फर्स्ट ऑप्शन, और रोज ने दिया थर्ड ऑप्शन। अब टीचर बताएगा कि आपको सही कौन सा है। ध्यान से सुनना, लॉजिक से बताऊंगा। देखो बेटे, योर अटेंशन। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बता दूं कि अगर ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो और ये जेड एक्सिस हो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, और ये है ओरिजिन। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है पी और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर। उसके लिए +1 का वेक्टर का नॉलेज कहता है कि वो पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होएगा वो होएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, अब ये जब आर पता लग जाए तो इसको इस फार्मूले में रखेंगे। यहां पर आपका मेन चार्ज पड़ा है, इसको यहां रखेंगे बेटे। तो इसका मतलब है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जितना आर कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको। अब हम देखते हैं केस नंबर 1 में। देखो, वो कह रहा है R1 कितना हो गया?
उसका कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटे पी पॉइंट के, 1,0,1 नहीं 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, आंसर आ गया 1। R1 1 आया। R2 देख लो, R2 आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सभी बच्चे न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो ये आ गया 2। तो R3 कितना आया, वो आ जाएगा बेटे 3। R4 कितना आएगा, वो देखो, R4 देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि 2 का अंडर रूट आ गया। तो आप क्या देखते हो, सबसे कम R1 केस में है। तो जहां पर आप R छोटा है वहां मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन आना था। कौन से सेक्शन ने ए बताया था, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिन्होंने ए बताया था। ओके, इस बार रोज नहीं बता सका, कोई बात नहीं, पहली बार गलत हुआ है बच्चों से, आगे से अटेंटिव रहना। तो रोज वाले बच्चे बताऊं क्यों नहीं बता सके बेटे, सुनो, आप प्यारे प्यारे बच्चों का वेक्टर का चैप्टर कमजोर है, तो वेक्टर के चैप्टर को आप +1 के रिवाइज कर लो। ये वाला फार्मूला रोज के बच्चे हर हालत में इतना नोट कर लो, रोज के बच्चे बार बार काम आएगा। अरे जो नहीं नहीं नोट कर रहे वो अपना नुकसान कर रहे हैं, शर्म मत करो। कई बच्चे आपस में ही प्रेस्टीज इशू बना के बैठ जाते हैं, वो तो नोट नहीं कर रही मैं क्यों करूं, इतनी सी चीज भी नहीं याद रहेगी। भाई प्रेस्टीज इशू से आपकी नॉलेज गिर जाती है, क्लासमेट्स में म्यूचुअल प्रेस्टीज कुछ नहीं होता। ओके, मैं जब +2 में था मैं भी अपना प्रेस्टीज इशू बनाता था बचपने में, वो तो नोट नहीं कर रहा मैं क्यों करूं, याद ही नहीं रहेगी। जिनके आगे प्रेस्टीज इशू बनाया वो +2 की क्लास के बाद जिंदगी भर मिले ही नहीं, पता नहीं कहां पर है। तो देख लो फिर, हर अच्छी चीज को नोट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 का फिंगर्स रेज करो। वाह, ट्यूलिप ने बहुत जल्दी जवाब दिया इस बार, रोज ने दिया और नॉन मेडिकल ने दिया, सभी बच्चों ने इसका बी ऑप्शन दिया, बहुत अच्छे। और ये आपका सही है कि कैपिटल ई नेट जो है वो हमेशा वेक्टर एडिशन ही होती है, स्केलर एडिशन नहीं हो सकती बेटे। और एक बात याद रखना सभी बच्चे, इस एक्सप्रेशन में मैंने एक गलती करी है, कौन बच्चा बताएगा क्या गलती करी, बहुत ही अच्छा ब्रेन है उसका जो बता देगा। इस एक्सप्रेशन में एक मिस्टेक है, बताओ क्या। भाई बहुत ही बढ़िया बच्चे की कंसंट्रेशन होएगी जो इसमें मिस्टेक पकड़ लेगा। व्हाट इज द मिस्टेक, माइक पे बताओ अगर हिम्मत है तो। और भाई नॉन मेडिकल में 40 बच्चे बैठे होंगे, मेडिकल में लगभग 100 नहीं तो 80। टीचर 120 बच्चों से पूछ रहा है इसमें क्या गलती है। हाँ, ट्यूलिप ने पकड़ लिया, शाबाश। ट्यूलिप बच्चों ने मेरे को बताया कि सर अगर आप यहाँ प्लस का निशान नहीं लगाते ना तो लास्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाकियों से मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ भी प्लस लगाना है, यहाँ भी प्लस, फिर डॉटेड लगाने हैं बीच में। ओके, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9। 9 पे रेस्पॉन्स गिर गया भाई, दो गुड़ियां दे रही है बस, दो प्यारी प्यारी बच्चियां, नहीं दो बॉयज भी दे रहे हैं नॉन मेडिकल में, मेडिकल में एक भी बच्चा नहीं बता रहा। इसका मतलब है मेरे को डाइपोल का बेसिक बताना पड़ेगा। ओके, चलो पहले डाइपोल का बेसिक समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो बेटे, मेरे पास एक सर्टन पॉइंट पर एक चार्ज पड़ा है, से दिस चार्ज इज Q1, Q1 पॉइंट चार्ज है और रेस्टेड है, कंडीशन सुन लो, पॉइंट चार्ज और रेस्टेड। दूसरा सुनो,
दूसरे पॉइंट पर एक और चार्ज है, वो भी पॉइंट चार्ज है और रेस्टेड है, मूव नहीं करते दोनों में से कोई भी। और ध्यान से सुनना, इन दोनों को इतने कम डिस्टेंस पे रखा हुआ है कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। फिर से सुन लो, इन दोनों को इतना पास रखा हुआ है कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों चार्ज आपस में इंटरएक्ट कर रहे हैं। अब एक और कंडीशन सुन लो, ये दोनों चार्जेस की पोलैरिटी बराबर होनी चाहिए। ओ पोलैरिटी नहीं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सॉरी, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। इन दोनों चार्जेस की पोलैरिटी यानी उनके ऊपर चार्ज की नेचर प्लस है कि माइनस है, पोलैरिटी इनकी अपोजिट होनी चाहिए। पोलैरिटीज क्या होनी चाहिए? अपोजिट। और इस जो दोनों के बीच में गैप है उसको मैं आर भी लिख सकता था, पर मैं 2a क्यों लिखा? क्योंकि आने वाली डेरिवेशन आसान हो जाएंगी, बस ओनली रीजन, आने वाली डेरिवेशन आसान हो जाएंगी, इसलिए दोनों में गैप जो होता है वो 2a रखा हो जाता है। और मिड पॉइंट से गैप कितना होगा किसी एक चार्ज का? a हो गया। तो 2a की वैल्यू काफी लेस रखी जाती है ताकि ये दोनों चार्जेस इंटरएक्ट कर सके। अगर ये लेस नहीं होगी, दोनों चार्जेस दूर दूर होंगे, तब हम इसको डाइपोल नहीं बोलेंगे। इस अरेंजमेंट को इस अरेंजमेंट को डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल। ये देखो डाइपोल वर्ड कहां से आया? डाई प्लस इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक निकाल दिया इन्होंने, डाइपोल। एक पॉजिटिव चार्ज को लिया हुआ पोल, एक नेगेटिव। पोल को मतलब यहां पॉइंट है बस। डाइपोल, डाई मैंने डबल है ना, बोलते हैं ना, ट्राई सिटी, डाई, डाई एथिलीन बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, वही चीज, डाई मैंने डबल। अब देखो फिर डाइपोल की क्या डायरेक्शन, डेफिनेशन क्या बनी, सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई करके टीचर डेफिनेशन बोलने लगे हैं। ध्यान से सुनना, आप कहोगे हाँ जी सर आपकी सारी बातें पूरी उतर रही हैं एक सिंगल सेंटेंस में। टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट rested charges separated by a small distance make an arrangement which is called electric dipole, and small distance should be such that both charges interact each other। इतने दूर नहीं होने चाहिए कि उनका एक दूसरे के ऊपर असर ही ना आए। फिर से सुन लो टीचर क्या बोल रहा है एक बार, और नहीं पता तो लिख लेना बेटे, लिख लेना। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, देखो इक्वल भी आ गया एंड अपोजिट भी आ गया। टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट रेस्टेड चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट पॉइंट रेस्टेड चार्जेस separated by some small interacting, separated by small interacting distance। ये जो चीज करेंगे, मेक एन अरेंजमेंट, मेक एन अरेंजमेंट चाहे सेटअप बोल दो, मेक एन अरेंजमेंट विच इज कॉल्ड डाइपोल, कॉल्ड डाइपोल। ओके। दूसरी बात, अगर आपने इसमें एक भी वर्ड छोड़ दिया तो वो डेफिनेशन कमजोर हो जाएगी। दूसरी बात, एक डाइपोल यहां बना पड़ा है, दूसरा डाइपोल यहां बना पड़ा है, दोनों की आपस में तुलना करनी है। तो कंपैरिजन के लिए साइंटिस्टों ने एक टर्म निकाली, वो टर्म
इस डाइपोल की एक प्रॉपर्टी बताती है, उस प्रॉपर्टी को आपस में तुलना करके हम दोनों डाइपोलों में से बता सकते हैं कौन किस लेवल का है। उस प्रॉपर्टी का नाम है, योर अटेंशन, उस प्रॉपर्टी का नाम है, स्मॉल पी के एरो से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नोट कर लो सभी बच्चे। अरेंजमेंट की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे जैसे नॉन मेडिकल में सेंट्रल लाइन पर सबसे पहले बेंच में बैठे हुए दोनों बच्चे, नॉन मेडिकल में सेंट्रल लाइन पर बैठे हुए दोनों बच्चे मेल स्टूडेंट्स हैं और दोनों बच्चे 6 फुट से ज्यादा लंबे हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो मेल स्टूडेंट एक अरेंज, मेल क्या हो गया अरेंजमेंट, उनकी हाइट क्या होगी प्रॉपर्टी। इसी तरह से ये एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का गुण हो गया गुण, उनका करेक्टर, उनका प्रॉपर्टी क्या चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये गुण साइंटिस्टों ने क्यों बनाया, ताकि एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल से तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सके, कंपैरिजन करके। और इस डाइपोल मोमेंट के बारे में सुन लो अब। पहली बात, इस डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट सी एम, एम छोटा डाला टीचर ने, क्यूलोमीटर, गलती से भी सेंटीमीटर ना बोल देना इसको, क्यूलोमीटर, क्यूलोमीटर। दूसरी बात, आप ध्यान से सुनो, इस डाइपोल को कैसे डिफाइन करते हैं। मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं अगले पॉइंट पे बताता हूं। देखो अब मैं अपने बच्चों को डाइपोल के बारे में बताऊं, ध्यान से सुनना। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और दोनों के दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, और ये अरेंजमेंट होगी डाइपोल, और रेस्टेड है ये चार्जेस, पॉइंट चार्जेस हैं। अब सुनना, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है इतना, आइदर ऑफ द इक्वल चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड लेना है बस। ओके। और लेंथ ऑफ द डाइपोल टीचर ने पिछले पिछले फिगर में क्या बताया था, 2a, तो हम भी r ना लेकर 2a ले लेंगे बस। 2a क्यों लेते हैं, r क्यों नहीं लेते हैं, ताकि आने वाली डेरिवेशंस आसान हो सके। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। अब देखो इसके अंदर एक चार्ज है, एक डिस्टेंस है, इसीलिए चार्ज की यूनिट क्यूलम बनी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर बनी, तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट बनी क्यूलम पर मीटर, क्यूलम पर मीटर। एक बात और सुनो, क्या ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस, वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, तो मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करें, कौन बच्चा बताएगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, एनी वन स्टूडेंट ऑन द माइक। कोई भी नहीं है नॉन मेडिकल में, तो रोज में एक भी बच्ची नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है, सरप्राइजिंग। ट्यूलिप, ट्यूलिप में भी एक भी बच्चा नहीं। सुनो, इसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा और हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेनी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये मैंने नहीं बनाई भाई, कोई कहोगे सर हम क्यों ले, भाई जो साइंटिस्टों ने नियम बना दिए हैं, हम टीचरों ने बस आपको वो बताने होते हैं, पूरा वर्ड इसको पढ़ेगा ऐसे। तो इसकी डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो दोनों चीजें बता दी, तो इसको अब दोनों को मिक्स करके इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ये बनेगा, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
इज इक्वल टू क्यू इंटू एक एक ये वाला, जिसको हम डायरेक्शन देंगे, और वो डायरेक्शन होएगी हमेशा, ये डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होएगी, और इसलिए इसी की डायरेक्शन इसको मिल जाएगी, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव। अब एक बात सुन लो, जब मैं दो डाइपोल्स को आपस में कंपेयर करूंगा, रेशियो देखूंगा उनकी, तो मैं बेसिकली P1/P2 देखूंगा। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, तुलना। इस कंपैरिजन को करने के लिए ही तो साइंटिस्टों ने ये टर्म निकाली। ओके, ये टर्म निकाली। अब इस डाइपोल के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं, ध्यान से सुना। मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहली बात, अगर टीचर ने पैरेलल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, पहली बात, और दोनों सभी पैरेलल लाइनों में आपस में गैप बराबर है, पैरेलल लाइन में दिखाया आपस में गैप बराबर है, तो ये एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं जो यहां 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 सारी जगह पर बराबर की वैल्यू रखता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में हमने विंग बना दिए, एक विंग बना दिया नानक विंग, एक विंग बना दिया कृष्णा विंग, और एक बना दिया रामा विंग, ऐसे बना दिए। तो एक बच्चों को बोल दिया जो कृष्णा विंग वाले हैं वो रेड टी शर्ट डाल के आएंगे, जो नानक विंग वाले हैं वो येलो टी शर्ट डाल के आएंगे, ऐसे कैसे बना दिया। तो येलो टी शर्ट वाले बच्चे सारे के सारे यूनिफॉर्म दिख रहे हैं, एक ही यूनिफॉर्म है, एक ही जैसे। तो यहां पर भी जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत हर एक पॉइंट पर बराबर की हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है पैरेलल लाइंस इक्वी डिस्टेंट। और एक बात, इलेक्ट्रिक लाइंस की ये खूबी होती है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। इसका मतलब है अगर टीचर ने यहां पर कोई चार्ज नहीं भी दिखाया, तो आप बड़ी आसानी से अज्यूम कर सकते हो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पक्की अजम्पशन सही है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको के फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, ऑलवेज अमिट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। और एक बात, इन इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की और खूबी होती है, कौन सी? ये पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से परपेंडिकुलरली निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज के सरफेस पर परपेंडिकुलरली एंटर करती हैं। इसका मतलब है इस केस में ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री वगैरह वगैरह। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अब आपको समझ आएगा क्वेश्चन। पढ़ो दोबारा वर्डिंग, 9th क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। बोलो, बता पाओगे? बताओ बच्चे। नहीं बता पा रहे। टीचर कह रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया, डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम डाइपोल रख देते हैं, ये लो डाइपोल रख दिया परपेंडिकुलर, नीचे रख देते हैं नेगेटिव चार्ज, ऊपर रख देते हैं पॉजिटिव चार्ज।
ओके, दोनों में गैप कितना है? 2a। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रह जाएगा, सॉरी डाइपोल इसी पोजीशन में पड़ा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, कि हिलेगा? बताओ। देखो, आप कहोगे, सुन ध्यान से सुनो, आप क्या कहोगे? सर गौर से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना? मैंने कहा हाँ जी बेटे। सर ये वाली पॉजिटिव, जिस ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल उसको पुश करेगा, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। मैंने कहा ठीक है। सर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा। मैंने कहा ठीक है। दोनों फोर्स एक ही तरफ हो गए। सर नीचे भी देखो, नीचे क्या देखूं बेटे? सर ये इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव खींच लेगा। मैंने कहा ठीक है बेटे, ये लोग खींच लिए। सर इस नेगेटिव को ये वाला नेगेटिव रिपेल करेगा, ये लो। तो वर्टिकल चीज खड़ी तो रहेगी ही नहीं, ये तो गिर जाएगी एकदम से, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बन जाएगी। हाँ कि ना? जिन बच्चों को ये समझ आ गया कि ये डाइपोल ऐसे गिर जाएगा, वो प्लीज रेज योर हैंड, जिनको ये समझ आ गया कि डाइपोल ऐसे गिर जाएगा। शाबाश। तो डाइपोल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो फोर्स कैसे जीरो हो गया भाई? है ना? नहीं हुआ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है? सर इसकी ताकत है कैपिटल ई, कैपिटल ई ताकत है इसकी। और इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा? ध्यान से सुनो, इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा? सर इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर फोर्स लगा Q इंटू ई। कैसे पता लगा बेटे ये फार्मूला? सर आपने ही सिखाया था हमें, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, तो मैंने इसको इधर को लगा दी। ओके, तो फिर मैंने पूछा इधर कितना फोर्स होएगा? सर वो भी तो उतना ही होएगा, फोर्स उतना ही होएगा। मैंने कहा क्यों? सर पोलैरिटी तो अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही है ई, तो ये वाला फोर्स भी ये उधर को होएगा पॉजिटिव चार्ज पे, और ये इधर को होएगा नेगेटिव चार्ज पे। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग जाए तो जीरो। तो आप इसमें कहोगे, ध्यान से सुनो, कि जो ये डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम जाएगा, घूम जाएगा उसी जगह पर, रुका रुका रोटेट कर जाएगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क। और बाकी दोनों फोर्स बराबर के और अपोजिट होने की वजह से नेट फोर्स, देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगे? वो भी बराबर के, वो भी बराबर के, तो नेट फोर्स लगेगा ही नहीं। समझ गए? तो यहां तक हमने करा, बाकी के ऑब्जेक्टिव टाइप आपने खुद करने हैं। आप इसमें अगर इसमें बोलता टॉर्क इज जीरो तो गलत, फोर्स के लिए मान सकते हैं। तो आपने क्वेश्चंस बाकी करके आने हैं, 10 11 12 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारी असाइनमेंट एक बार प्रैक्टिस करोगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मेरा ख्याल। आज का समझ आया तो प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड वंस। थैंक यू फॉर द फीडबैक। बाय बेटा।